नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राकेश शर्मा आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत के लिए मैं स्वागत कर रहा हूं इस सेशन में आए हुए हमारे मेहमानों का। हमारे साथ ओपी सागर जी हैं, रिटायर्ड आईपीएस। मैं वेलकम करता हूं सर आपका। हमारे साथ नमस्कार सर। हमारे साथ श्री अनिल प्रथम जी हैं, जो डीजीपी रहे गुजरात में। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे साथ डॉक्टर निजामुद्दीन खान सर हैं, आप जो हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और हमारे साथ डॉक्टर लता सुरेश हैं। इनको तो मैं समझता हूँ कुछ भी इनके बारे में कहना ऐसा होगा जैसे सूरज को दिया दिखाना। आप जो हैं एचओडी हैं हमारे आईपीसीसी में और केआरसी में, और पिछले लगभग 30 साल से पब्लिक की सेवा में कहूँ और देश की सेवा में कहूँ निरंतर लगी हुई हैं। और एकेडमी के उसमें जाएं तो शायद इनका सानी बहुत ही कम लोग होंगे। तो मैं मुद्दे पर आता हूं। दरअसल दोस्तों, आज बात कर रहे हैं हम आज के वर्तमान हालात में आम भारतीय क्या कहता है। आपने देखा पिछले 22 अप्रैल को पहलगांव में अटैक हुआ। निर्दोष निहत्थे लोगों को बर्बरता पूर्वक जो है उनका नरसंहार किया गया, मैं कहूँ। उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद एक मैं कहूँ वार की स्थिति आ गई। दोनों तरफ से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक अटैक्स होने शुरू हुए। और कल एक आकस्मिक घटनाक्रम में अमेरिका ने सीज फायर की घोषणा कर दी कि 5 बजे से सीज फायर हो गया। और उसके ठीक 1 घंटे बाद दोबारा से रिटेलिएट कर दिया पाकिस्तान ने, उसको सीज फायर को तोड़ दिया और दोबारा से ड्रोन से अटैक करने शुरू कर दिए। और बहुत पहले से भी ज्यादा मुस्तैदी के साथ पाकिस्तान ने अटैक किए। ये तो धन्य है हमारी हिंदुस्तान की सेना, हम उसके ऋणी हैं कि उसने उन सारे अटैक्स को निष्क्रिय किया, निस्तनाबूद किया उनको, उनके इरादों को, और भारत की अक्षुण्णता को बचाए रखा। लेकिन इस सीज फायर के बाद लोगों के मन में कोई उत्साह नहीं है, लोगों के मन में ऊहापोह है, लोगों के मन में एक निराशा और असमंजस की स्थिति है। आज हम इसी बारे में बात कर रहे हैं कि एक्चुअली में हम भारतीय अब चाहते क्या है, हम कहना क्या चाहते हैं। एक ऐसा समय आया है जब भारत के साथ भारत की तमाम पॉलिटिकली पार्टीज भारत सरकार के साथ है। भारत का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी मजहब का है, किसी भी कास्ट का, किसी भी क्रीड का, किसी भी कलर का है, वो पूरी तरह से भारत की सेना के साथ है, भारत की सरकार के साथ। एक ऐसा अद्भुत नजारा पूरे देश में देखने को मिला। कहीं से विरोध की तो बात छोड़िए, कहीं क्रिटिसिज्म भी गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी का, किसी भी स्टेप का नहीं किया गया। ऐसे में भी भारतीय अगर निराश है तो क्यों है। सागर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपका बहुत जी। अनुभव रहा है फोर्स का। तो ये सब क्या है, इसमें आपको क्या लगता है कि भारतीय कहाँ खड़ा है आज की डेट राकेश जी, देखिए, बहुत तरीके के चिंतन उभर के आए। 22 तारीख को जब पहलगांव की घटना हुई, पहलगांव की घटना क्यों हो गई ये समझ में नहीं आया, क्योंकि कश्मीर अच्छी तरह से टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फल फूल रहा था। वहाँ के लोग भी खुश थे, वहाँ का व्यापार भी उन्नति कर रहा था। सब कुछ होते हुए अचानक ये ऐसी घटना हो गई जिसके कि बहुत सारे लोग तो यकीन भी नहीं कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारे इंडियंस ऐसा है, वो ये यकीन नहीं कर रहे हैं कि ये कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज है। ये जो है वो एक कॉमन क्रिमिनल की कोई हो सकता है कि अंदरूनी ऐसी कोई बात रही हो जो वहां पे पीस को डिस्टर्ब करना चाहते हो, वहां का जो डेवलपमेंट है उसको डिस्टर्ब करना चाहते हो। तो ये अचानक जो है, अब ये घटना हो गई, और घटना में होने में जो घटनाक्रम है वही बड़ा डाउटफुल है। इतना देखिए, जब भी कभी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं लोग भागते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि चार छह लोग आके फिर धर्म भी पूछें और पैंटे भी खुलवाएं, इतना मौका कहाँ रहता है। और फिर बिल्कुल बिल्कुल खतरा बिल्कुल तो खतरा तो उनके बिल्कुल। सामने भी पर है। सर चार अपनी आदमी या वीडियो भी छह ऑन ही आदमी रखें जो थे, प्लीज, अनिल जी। चार आदमी छह आदमी जो हैं वो क्या वहां पे 26 लोग को तो मारा है। उनकी स्पाउसेस भी थे। उसके अलावा कम से कम 500 हजार लोग और थे। खतरा तो उनको भी था कि घेर लिए जाएंगे। और ये सबसे बड़ी सरप्राइजिंग जो एलिमेंट ये रहा कि वहां पर सीआरपीएफ की एक चौकी हुआ करती, चौकी बल्कि कंपनी, एक कंपनी का हेडक्वार्टर था वहां पर। और वो कंपनी का हेडक्वार्टर वहां से गायब हो गया। और 7 दिन पहले गायब हो गया तो एक मौका लग गया।
क्योंकि ये वहाँ मेरे हिसाब से तो जब इतने टूरिस्ट जाते हैं, इतना बड़ा जो है खुला एरिया है, वहां तो होना ही चाहिए गार्डनिंग। अब क्यों नहीं हुई? खैर, अब उसके बाद घटना का भी क्रम जो है मुझे भी डाउटफुल लगा, और मेरे बहुत सारे बुद्धिजीवी मित्र हैं उनको भी डाउटफुल लगा। अब उसके बाद में आता है हमारा जो है रिटेलिएशन। हमने जो भी है किया, 9 जगह जो भी अटैक हुआ है, अटैक बहुत अच्छा था। और एक तरीके से हम लोग भी कह रहे थे कि जैसे ये जो इसराइल है, खोज खोज के उसने मारा भी है, पहले अटैक किया है वो। अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में जाके उसको ढूंढ निकाला और मारा भी। इसी प्रकार से सद्दाम हुसैन को भी मारा गया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो आतंकवाद का जवाब देना तो बहुत ही अच्छा है। और अब इंडिया जो है इतना सक्षम है, तो भारत का सक्षम, और दूसरी एक दृढ़ता, एक डिसीजन लेने की दृढ़ता जो दिखाई दी है प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आर्म फोर्सेस को भी हौसला बढ़ा है। और उन्होंने जो है बहुत अटैक किया। और जो और हमारे रक्षा मंत्री जी कह रहे थे सटीकता, तो बात सही है। सटीकता इस मायने में कि हमने एक तो खोज निकाला कि कहाँ कहाँ है ये, और उसके बाद में उन्हीं को पिन पॉइंटेड अटैक। जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है, कुछ है, पहले तो खबरें मामूली, हर मीडिया अपने आप की बात छिपाता है, और अपने देश की बात, पाकिस्तान में खास तौर से उन्होंने कहा कोई वो नहीं हुआ है। लेकिन धीरे धीरे पाक मीडिया ने भी एक्सेप्ट किया कि 150 लोग वहां पे कैजुअलिटीज हुई हैं। हाँ, इंडियंस तो पहले से ही कह रहे थे कि 25 26 30 कैजुअलिटीज को ये। उसके बाद में उनका जो है वहां से मिसाइल अटैक भी हुआ है। और मिसाइल अटैक भी हुआ है, उसके बाद में शेलिंग बहुत बढ़ गई। बॉर्डर एरिया में शेलिंग बढ़ने से 16 लोग मारे गए, फिर बाद में भी 3 लोग और मारे गए। ये जो है, ये इससे आक्रोश भी उत्पन्न उत्पन्न हुआ। देश में आक्रोश उत्पन्न हुआ कि ये इस प्रकार से शेलिंग हो रही है, और हम उसका और ज्यादा अच्छा जवाब दें। देखिए, मैं इंडियन मीडिया को बहुत ही इनका खराब रोल है। मीडिया ने इतना बिल्कुल खराब बिल्कुल रोल बिल्कुल। ऐसा प्रदर्शित कर दिया कि हम तो जीते ही हुए। अमेरिका से जब बात हो रही थी, मेरे एक दोस्त वहां पर हैं, उन्होंने कहा कि कहते हैं, व्हाई आर यू कमिंग टू अस, यू हैव ऑलरेडी वन, यू हैव वन द बैटल। बैटल कहाँ से वन की, कहाँ हमने युद्ध छेड़ा। ये जो है उन्होंने किया रिटेलिएशन में, हमने कुछ मिसाइल दागी हैं, इसी लेकिन यहाँ के इसी बात को 25 लेकर शहर तो तबाह हो इसी गए, बात 25 को शहर लेकर गायब तो हो गए। आम आम इंडियन कराची बिल्कुल भौचक्का है। साफ हो गया। हाँ जी। सर, इसी बात को लेकर के तो आम इंडियन भौचक्का रह गया। ये हुआ क्या? सीज फायर 5 बजे जी, घोषणा हो गई। देखिए जो क्योंकि मीडिया ने इतना ज्यादा एग्जगरेट किया, ये बहुत ही खराब बात है। हम मीडिया को सच्चाई पे रहना चाहिए, किसी भी आदमी को सच्चाई पे रहना चाहिए। देखिए, और खासतौर से ऐसे हालात में, जबकि इंटरनेशनली हर चीज बातचीत हो रही है इंटरनेशनली, और पूरी दुनिया देख रही है। आज तो सैटेलाइट का जमाना है, सो सब कहीं ना कहीं बैठ के हर कोई देख रहा है, सारी पिक्चर्स आ जा रही हैं। हम एआई जनरेटेड पिक्चर दिखा रहे हैं मीडिया पे, हाँ, वो जो है कह रहे हैं यहाँ ये उड़ा, वहां वो मार दिया, वहां ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आम पब्लिक का ये है कि अगर इतना सब कुछ था, तो अभी सीज फायर करने की क्या जरूरत थी? हम देखिए, हम कूटनीतिक विषय पे भी फेल रहे। आईएमएफ को जो है $1 बिलियन का लोन मिल गया। $1 बिलियन का लोन पाकिस्तान को मिल गया, डिस्पाइट हमारा सारा बिल्कुल विरोध रहा। बिल्कुल दूसरी बात यह है कि आपने एब्सटेन क्यों किया मीटिंग से? भाई, मीटिंग में रह के भी विरोध जताना चाहिए था, आपने मीटिंग में नहीं गए। ये इस तरह की ये जो डबल माइंडेडनेस है, ये कोई समझ में नहीं आ रहा है। और फिर अब ये जो है, आम आदमी जो है बिल्कुल भौचक्का रह गया। आम आदमी कह रहा था कि आप इतने सक्षम थे, आप हर तरीके से थे, फिर अंडर विच सर्कमस्टांसेस, अंडर विच प्रेशर आपने जो है इस बात को, सीज फायर को कर लिया। और आज देखिए, सीज फायर के बाद में, अभी राकेश जी भी कह रहे थे, सीज फायर के बाद में भी 5 बजे का सीज फायर था, 6 बजे वहां से शेलिंग भी हुई है। और मिसाइल्स का तो कोई ऐसा अभी तक मिला नहीं। अब इंडियन मीडिया बना दे कि हाँ मिसाइल आ गया, और वहाँ कनॉट प्लेस पे भी गिर गया, इंडिया गेट पे भी गिर गया, तो वो बात अलग है। उसके
वो जो है न्यूज देखें। तो मेरा ये है, लेकिन इस उस पे, देखिए बहुत आसान है बात कहना कि युद्ध होना चाहिए, हो जाएगा। युद्ध के क्या जो है रिपरकशन रहेंगे युद्ध में, उसके फॉल आउट क्या रहेंगे, कोई आसान बात है। एक लेकिन सौ सर, लेकिन सर, आई एम सत्तावन उनके सॉरी टू पास में इंटरप्ट यू। परमाणु। आम भारतीय ये कह रहा है, जब हम इतनी अपर हैंड हमारा था, जब पूरा विश्व हमारे साथ था, तमाम कंट्रीज हमें सपोर्ट करी थी, इवन मोहम्मदन कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज भी हमारे साथ थी, अरब कंट्रीज सारी हमारे साथ थी। इसके बावजूद भी हमने एक अच्छा मौका गंवा दिया कि तब जब हम उनके सारे टेररिस्ट के जो अड्डे थे उनको नेस्तनाबूद कर सकते थे, एन मौके पे सीज फायर जो है ये कहीं ना कहीं भारत को फिर वहीं के वहीं खड़ा कर गया। अनिल जी, अ, एक और सवाल आम भारतीय का है कि ये सब कुछ हुआ, जितना भी बखड़ा हुआ, जो भी कुछ हुआ, इधर से भी लॉसेस हुए, ह्यूमन लाइफ लॉसेस भी हुए, उधर भी हुए, कुछ टेररिस्ट भी मारे गए, लेकिन वो जो चार जी लोग, बिल्कुल। 3-4 लोग जिन्होंने वहां नरसंहार किया था, उनके बारे में सब साइलेंट हो गए। उनको, वो कहाँ हैं, वेदर दे आर स्टिल इन इंडिया और वेदर दे फ्लीड टू पाकिस्तान, और वो कौन थे, क्या थे, उनकी आइडेंटिफिकेशन, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सीज फायर से पहले अगर उनके सरेंडर की बात की जाती पाकिस्तान से, तो मैं समझता हूँ लोग इसको ज्यादा अच्छा मानते। आपका क्या इसमें, बहुत बड़ा अनुभव आपका रहा है फोर्स का। आप एक गुजरात जहाँ बहुत ज्यादा शेलिंग भी हुई है, बहुत ज्यादा ड्रोन हमले भी हुए हैं, आप तो उस देश प्रदेश में रहे हैं, आपका क्या इसमें विचार है? थैंक यू वेरी मच राकेश जी, आपने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए। और साथ में मैं लता जी को भी देख रहा हूँ, तो लता जी भी हमारी बहुत पहचान वाली हैं। हम साथ में काम कर चुके हैं। और आपको मैं नहीं पहचान पा रहा बीच में जो है, एक तो बाकी सब जानते हैं, थोड़ा सा आप एक डॉक्टर बार करेक्शन हो निजामुद्दीन जाए। खान हैं, आप विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ कहिए, ओके, विश्लेषक कहिए, ठीक, और ठीक, बहुत चलो। ही जुड़े रहते हैं हर अहम मुद्दे के साथ। जी। ओके, ओके, चलो, थैंक यू, थैंक यू। राकेश जी, मेरा इसमें ये कहना है, जैसा डिटेल में अभी सागर साहब ने बात की कि 22 अप्रैल को जो अटैक हुआ, बहुत ही गलत बात थी इंडिया के दृष्टिकोण से, इंडिया की सॉवरेंटी के हिसाब से। और इंडिया को इसका जो जवाब देना चाहिए था वो उन्होंने कुछ दिन के बाद दिया। हालांकि इसमें एक हमारी जो थोड़ा एक चूक कहो या कमी कहिए, कि हम शायद जो नंबर ऑफ टूरिस्ट वहाँ विजिट कर रहे हैं JNK में, उससे शायद हम सेटिस्फाइड या इस तरह के हो गए थे कि हमने शायद थोड़ा सा कम ध्यान रखा जो हमारा इंटेलिजेंस लेवल या जो सिक्योरिटी हमें ध्यान देनी चाहिए थी पुलिसिंग से, ये एडमिनिस्ट्रेशन से। नेग्लिजेंसी भी कहा जा सकता है। शायद वो हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें कभी भी इस चीज को नहीं भूलना चाहिए, पास्ट रिकॉर्ड देखते हुए कश्मीर का और पाकिस्तान का, कि ये एक झांसा भी हो सकता है कुछ टाइम का, कुछ मंथ का, कुछ साल का। तो हमें वो अलर्ट रहना ही चाहिए था। वो एक थोड़ी सी भूल हमारी रही है। तीस उसके बाद जो रिटेलिएशन इंडिया ने किया, बहुत जबरदस्त रहा। जैसा सागर साहब ने भी कहा, सरकार का बहुत इसमें अच्छा रोल रहा। आर्मी, पूरी हमारी जो फोर्सेज हैं तीनों, उनका बहुत अच्छा रोल रहा। और उन्होंने एक जो फेस रखे दोनों हमारी महिला अधिकारियों को, वो एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक हम कह सकते हैं कि सरकार ने, सेना ने रखा, कि उनको हमने फ्रंट पे रखा और एक मैसेज दिया कि इंडिया इज ए हार्मोनियस नेशन है और यहाँ सब मिलके रहते हैं, और सिचुएशन आने के ऊपर हम सब इकट्ठे हैं। इस केस में मैं अपोजिशन का भी एक रोल है वो जो अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा, उन्होंने सब कहा। लेकिन लास्ट में जैसा आपने कहा कि जो सीज फायर हुआ, सीज फायर मुझे लगता है थोड़ा सा जल्दी था, इतना जल्दी नहीं होना चाहिए। एक जो एस्पिरेशन, आम भारतीय की जो एस्पिरेशन थी, वो ये चाह रही थी कि एक अच्छा सबक उनको मिले। तो अगर हमें सीज फायर पे एग्री होना भी था, तो आई थिंक इसके लिए कुछ दिन तो चाहिए थे, कुछ डिस्कशन करके ये करना चाहिए था।
तो सीज फायर एक गलत मेरे हिसाब से हुआ, इतना जल्दी नहीं होना चाहिए था। और फिर अंत में हमने देखा भी सीज फायर का फिर वायलेशन होते हुए, तो फिर वही बात हमारे पास आ गई। सर तो इसमें ये ऐसा सब नहीं देखते लगा हुए कि और हम डिफेंसिव मोड में ज्यादा रहे और बजाय इसके कि हम ऑफेंसिव में हाँ, रहते? और लास्ट में राकेश जी जो आपने प्रश्न पूछा, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न वही है कि हम इन्वेस्टिगेशन, आरोपियों को पकड़ने में हमारा फोकस जो होना चाहिए था उसका अपडेट हमारे पास नहीं है। उसके जो इफर्ट्स जो लोकल पुलिस ने किए होंगे, वो एक संतोषकारक कोई जवाब शायद मीडिया पे या नहीं है कि क्या हुआ। तो उसमें हमें और ज्यादा फोकस करने की जरूरत थी, ताकि डे टू डे या घंटे टू घंटे हमें इन्वेस्टिगेशन में क्या प्रोग्रेस की वो पता होना चाहिए था। जैसे आपको याद होगा कोविड के टाइम में, उसके समय तो हम घंटों घंटों अपडेट दिया करते थे। तो ये हमारे लिए क्लैमिटी थी। इस क्लैमिटी में इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा रोल था। तो वो हमें जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन क्या इफर्ट्स किए, तो उससे भी लोगों को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो वो एक थोड़ी सी कमी रही। तो ये ही मेरा मंतव्य है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि हालांकि हम हमारे लेवल पे अभी जो भी ओपिनियन है उसका कितना असर पड़ता है हम तो नहीं जानते, क्योंकि ये बात नेशन लेवल की है, ये बात ह्यूमन की लेवल की है, ये बात एक वर्ल्ड लेवल पर क्या फॉरेन रिलेशन है, क्या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, क्या कुछ ट्रेड रिलेशंस हैं, क्या मजबूरियां हो सकती हैं, वो एक अलग बात है। हमें उसका नहीं पता है। तो लेकिन फाइनली हमें, जैसे मैंने रिटायरमेंट के बाद एक फाउंडेशन भी बनाया है, जिस फाउंडेशन का नाम है सिटीजन सेतु फाउंडेशन। तो इसका पर्पज सिर्फ यही है कि हमारा जो एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस से इफ वी कैन कॉन्स्टिट्यूशनली बेस्ड गाइडेंस या सॉल्यूशन हम किसी को दे सकते हैं, नॉट ओनली सिटीजन्स बट ऑर्गेनाइजेशन आल्सो, इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आल्सो, सो वी विल ट्राई टू हेल्प। तो इस केस में भी मेरा फ्रॉम सिटीजन सेतु के एंगल से ये गाइडेंस रहेगा मीडिया को भी, जैसे सागर साहब ने बताया, दे शुड हैव इन्फॉर्म्ड करेक्टली। और बहुत ओवर एंथुसियाज्म में करने की जरूरत नहीं थी। और सरकार को भी पब्लिक की एस्पिरेशन को ध्यान में रखते हुए सीज फायर को इतनी जल्दी मान लेना एडवाइजेबल नहीं था। आई थिंक ये ही मेरे कुछ ओपिनियन है। थैंक यू वेरी मच। सर इसमें जो सीज फायर का जो अनाउंसमेंट भी हुआ वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हुआ। अगर एक सीज फायर की पोजीशन पे हम आ भी गए थे दोनों कंट्रीज, तो दोनों का एक साझा बयान जैसे पहले होता रहा। आप तो फोर्स में बहुत दिन रहे हैं और डीजी लेवल से आप रिटायर हुए, तो अगर कोई सीज फायर होता भी है तो दोनों फोर्सेस के कमांडर चीफ या दोनों फोर्सेस, दोनों के पॉलिटिकल जो आइकॉन है वो बैठ के एक साझा दस्तखत करते हैं, तब एक होता है। ये तो वहां से थर्ड फ्रंट से अनाउंसमेंट आ गया कि हो गया और 5 मई के बाद सीज फायर हो गया। तो ये जो चीज है ये आम भारतीय को चुभ रही है। ये चुभना स्वाभाविक है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल स्वाभाविक स्वाभाविक है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लता जी यहाँ बैठी हुई हैं, और हम कई बार छोटे छोटे एमओयू करते हैं, जैसे जी लता जी भी करती होंगी, कॉरपोरेट इंस्टीट्यूट की तरफ से किसी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। तो दोनों का एमओयू होता है, दोनों पार्टी बैठती हैं, दोनों पार्टी साइन करती हैं, दोनों एग्जैक्टली। पार्टी लेटर वगैरह एक्सचेंज करती है, उसका प्रेस नोट जाता है। जब ये छोटी छोटी चीजों का ये प्रोसीजर है, तो ये तो इतनी बड़ी चीज है लाइफ एंड डेथ की कंट्री के लिए, वो तो करना ही चाहिए था। ये बिल्कुल चूक है, गलत है। और दूसरा, इस मोमेंट पे मुझे वो याद आ जाता है पुराना, जो स्टैंड इंडिया का रहता था, नॉन अलाइंड मूवमेंट जैसे कि इसको कहते थे, नॉन अलाइंड। तो हमारा बिल्कुल, ना हम इस तरफ हैं ना उस तरफ हैं, हमें अपनी इंडिपेंडेंस रखने का एक जो हमरा हमें करना चाहिए था, वो भी इसमें चूक रह गई है। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। और इससे मैं खुद भी उतना खुश नहीं हूँ जो जिस तरह स्पीच फायर हुआ, और पब्लिक का जो ओपिनियन सर मिलता एक है सवाल वो और भी। लोगों की समझ में उसका आंसर नहीं आ रहा है, नहीं मिल पा रहा है। छोटे छोटे इवन स्पॉट्स पर, टेम्पल्स पर, छोटे छोटे पिकनिक स्पॉट्स पर, खास तौर से जो डिस्टर्ब्ड एरिया है जो नॉर्थ ईस्ट के हैं या कश्मीर का है, वहां
डिप्लॉयमेंट होती है, भले ही नंबर ऑफ ऑफिशियल्स जो डिफेंस के हैं कम हो, नंबर ऑफ ऑफिशियल्स और पुलिस ऑफिशियल कम हो, लेकिन होते जरूर है, चाहे 10 हो 5 हो। और पहलगांव के उस स्पॉट पर जहां इतने 2000 या 1500 या 1000 टूरिस्ट डेली जा रहा है, डेली आ रहा है, वहां एक भी डिफेंस पर्सन का ना होना, एक भी पुलिस पर्सन का ना होना, ये सवाल जो है, इसका आंसर भारत की जनता, भारत के लोग जानना चाहते हैं। आपके हिसाब से ये क्या हुआ, ये क्यों ऐसा हो पाया? देखिए, अगर हम पुलिसिंग बंदोबस्त स्कीम के हिसाब से चलें या उसको माना जाए, तो हमारे पास टूरिस्ट में किस तरह से भीड़ होती है और उसको मैनेज करने के लिए हमारी एक पूरी बंदोबस्त स्कीम रहती है, तो ये पता रहता ही है। तो अगर जब हम हमारी बुक में है, हमारे मैनुअल में है कि अगर कोई जो इस तरह की एक्टिविटी जहाँ टूरिस्ट काफी आते हैं तो वहाँ होने चाहिए थे। अब ये तो कहना अभी मेरे लेवल पे तो ठीक नहीं है कि क्या हुआ होगा, बट ये अगर मैं होता डीजीपी तो इस तरह का हमें ध्यान रखते हैं माइन्यूटली, क्योंकि हमारा पुलिस स्टेशन वो चौकी लेवल तक मॉनिटरिंग रहती है और वहाँ हमारी इंटेलिजेंस सिस्टम रहती है और वहाँ हमारे फ्रेंड्स ऑफ पुलिस या स्पेशल पुलिस ऑफिसर या वॉलेंटियर्स इन फॉर्म ऑफ होम गार्ड, सिविल डिफेंस, वो सब टच में रहते हैं। अगर पुलिस की संख्या कम भी थी तो हम इस तरह की जो एलाइड फोर्सेज हैं, जो मददगारी में फोर्सेज हैं, उनकी मदद से वहां वॉच या इंटेलिजेंस तो रखी जा सकती थी। ये मुझे लगता है कि बंदोबस्त और सुपरविजन की गलती मैं इसको मान सकता हूँ। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हमारे दैनिक भास्कर के, संजय शर्मा जी। आपका स्वागत है। लता जी, एक सवाल आपके पास मैं ला जी रहा हूँ सर। कि आपने जी सर। बहुत सारा इन चीजों को माइन्यूटली देखा है, अभी डीजीपी साहब भी बोल रहे थे और हमारे सागर साहब भी बोल रहे थे, तो आप इसको किस संदर्भ में लेते हैं, ये जो भी कुछ हुआ है घटनाक्रम, इससे बीइंग एक्टिव सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब आप क्या समझते हैं? आप जी अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं, खुश महसूस कर रहे हैं, या जो गवर्नमेंट ने कर दिया उसमें बस उदासीनता है, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? सर, मैं आपको बताऊं, जिस दिन 22 तारीख को ये हुआ था पहलगांव में, उस समय मैं जम्मू में थी। उस दिन मेरा रिटर्न टिकट था जम्मू से टुवर्ड्स दिल्ली। और उस समय इसके कॉन्सिक्वेंसेस का इतना अंदाजा नहीं था, लेकिन जब दूसरे दिन न्यूज़पेपर में पढ़ा तो एकदम शॉक लगा, क्योंकि सुबह हम लोग सेशंस में थे तो पता भी नहीं लगा इतना मेजर हुआ है। बट जब सुबह नेक्स्ट डे जब मैं पहुंची हूँ और ये सब पढ़ा है, तो इट वाज रियली शॉकिंग। और सब लोग जो कह रहे हैं कि होना चाहिए, रोक दिया है, तो मैं कहना चाहूंगी, एक तो मुझे हमारे देश के नेतृत्व पे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है, क्योंकि वो जो कर रहे हैं बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से, क्योंकि युद्ध ही सबका हल नहीं है, हम सब जानते हैं। युद्ध से दोनों देशों के लिए एक अजीब सा तनाव, हालांकि हमारा उस देश के साथ हमेशा से तनाव रहा है। इसमें मेरे को एक आप लोगों ने सभी ने शांति पर्व पढ़ा होगा। जब कृष्ण हस्तिनापुर जा रहे थे शांति की बात करने के लिए दुर्योधन के पास, तब द्रौपदी ने उनसे पूछा था कि क्या कृष्ण अब युद्ध नहीं होगा। तब कृष्ण ने कहा था, द्रौपदी, मेरे से ज्यादा तुम दुर्योधन को जानती हो, विश्वास रखो, वो मेरी हर चाल को नाकाम करेगा, यानी मेरी शांति की जो मेरी बातचीत होगी उसको नकारेगा। तो मुझे अभी भी यही लगता है कि पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं ऐसा कोई काम करेगा। और अभी भी आप देख रहे होंगे कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अगर एक भी स्टेप होगा तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, चाहे वो टेररिस्ट अटैक हो या किसी भी तरह का अटैक पाकिस्तान करना चाहे। हमारे जो डिफेंस फोर्सेस है, मुझे उन पे पूरा भरोसा है, वो जितने चौकन्ने होके काम कर रहे हैं। देखिए, जिस दिन ये एकदम से घटना घटी थी, हम रात को हम लोग सब सो चुके थे,
12 बजे के बाद, 12 बजे तक सबने मैक्सिमम देखा होगा, 1 बजे तक देखा होगा। लेकिन हमारे जो सैनिक थे वो लगातार अर्ली मॉर्निंग तक वो डिफेंस कर रहे थे, उनके हर एक एक्ट को नाकाम कर रहे थे। तो मुझे इसीलिए पूरा भरोसा है कि मेरे हमारे इंडियन आर्मी पे, इंडियन एयर फोर्सेस पे और हमारी लीडरशिप पे भी, कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक हम जो सशक्त भारत है और निखरेगा इस एक्ट से। ये मतलब ये जी मान लीजिए जी। जी, संजय जी सर। शर्मा है हमारे साथ, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट। संजय जी, आप बहुत नजदीकी से बहुत सारी चीजों को देखते रहे हैं। एक समस्या है पाकिस्तान के साथ कि वहां तीन चीजें रन कर रही हैं। एक वहां की मिलिट्री है, एक वहां की सरकार है, और तीसरा टेररिस्ट है। वो टेररिस्ट मिलिट्री में इस तरह घुसे हुए हैं या मिलिट्री टेररिज्म के साथ घुसी हुई है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। तो हु विल बी द डिसीजन टेकिंग पावर? को डिसीजन लेगा कौन? मिलिट्री लेगी, टेररिस्ट लेंगे, या वहां की सरकार लेगी? शर्मा जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं इस चर्चा में थोड़ा विलंब से ज्वाइन किया हूँ, जी तो जितना मैं आपके बाकी प्रश्न को समझ पाया हूँ, आपने पूछा है कि पाकिस्तान में आखिर डिसीजन मेकर कौन है। देखिए, वहां पे मुख्य रूप से तीन जो पावर है वो सत्ता को रन करती हैं। पहला है वहाँ की जो निर्वाचित सरकार है, और वहाँ की जो मिलिट्री है वो रूल करती है। और तीसरे हैं वहाँ के जो मौलाना है, बेसिकली वो पार्ट ऑफ द आर्मी, आर्मी के ही हिस्से हैं जो कि सारे सारे पर काम करते हैं। दोनों के अलग अलग इंटरेस्ट हैं। सेना के लोगों को वहां पे अपना हित देखना है। ज्यादातर चीजों पे जो होल्ड करते हैं पाकिस्तान में वो सेना के लोग वहां पे स्कूल चलाते हैं। सेना के लोग ही वहां पे बड़े बड़े उनके इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं। पूरी की पूरी कमान वहां पे सेना के लोगों पे ही है। बेसिकली उसकी आर्थिक जो स्थिति है, पूरा जो आर्थिक स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, उसमें बहुत बड़ा स्टेक होल्डर वहां की मिलिट्री है। वहां की जो सरकार जो जवाबदेह है वो लोगों के प्रति है, मिलिट्री लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं है। ऐसे में वहां पे तीनों को हमें उसी रूप में देखना पड़ेगा जिस रूप में उनकी स्थिति है। हमें बेसिकली बातचीत तो हम सेना से सीधे नहीं कर सकते वहां पे, क्योंकि एक निर्वाचित सरकार है। निर्वाचित सरकार से ही हमें बातचीत करनी होगी, और साथ ही साथ अपनी मिलिट्री तैयारियों को भी हमें उसी स्तर पर रखना होगा। क्योंकि सरकार भले ही हमसे समझौता कर ले, सरकार भले ही सीज फायर कर ले, लेकिन सरकार की बात को कितना वहां की मिलिट्री अमली जामा पहनाएगी, ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता। हमारे यहाँ पे तीनों कमानों की जो सेना है उसका पूरी तरह से नियंत्रण सरकार के हाथ में है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार के पास वहां की तीन सेनाओं का नियंत्रण शर्मा जी नहीं है। ऐसे में हमें वहां की सरकार से बातचीत करने के साथ साथ अपनी सुरक्षा स्थिति को भी चाक चौबंद रखना होगा। अभी जैसे एग्जैक्टली, पहले जो लोग हमारे साथ थे। यही चीज मेन है। डॉक्टर हाँ डॉक्टर निजामुद्दीन जी, डॉक्टर निजाम, आप जी। तो बहुत टच में रहते हैं पॉलिटिकल आंकड़ों के, तो आपका इसमें क्या आकलन है? हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट तेज सिंह वरुण जी भी जुड़ गए। आपका स्वागत है वरुण जी, मैं आता हूं आपके पास। जी खान साहब। नमस्कार। देखिए, दो तीन बात तो निकल कर सामने आई। जिससे सागर जी ने कहा कि कोई आतंकवादी जब अटैक करता है तो वो टाइम नहीं लेता है, वक्त नहीं लेता है कि किसी को पैंट खुलवाए, किसी को कलमा पढ़वाए। ये बात से मैं भी सहमत हूँ। दूसरी बात क्या है कि यहाँ एक रिटायर्ड डीजीपी हैं जो गुजरात कैडर के हैं। पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि पुलिस में आईपीएस जो स्टेट का कैडर होता है वो 14 साल में डीआईजी बन जाता है, 19 साल में आईजी बन जाता है, और तब वो किसी डिपुटेशन पर केंद्र के प्रतिनियुक्ति पर जाता है। तो जो नलिन प्रभात हैं वहाँ के डीजीपी हैं, उनका उनका जो है एजीएमयूटी कैडर है उनका, वो वहाँ के कैडर है नहीं। उनको वहाँ के बहुत सारे जो है वहाँ के आबो हवा, वहाँ के सामाजिक परिस्थिति, वहाँ के जो है राजनीतिक परिस्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये मुझे सूचना है कि उनको कहीं ना कहीं ये बात की जो है आभास था, इसलिए सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को श्रीनगर में लगाया गया है। और आप देख लेंगे कि 22 तारीख की घटना में आप अगर सर्वे करेंगे, अगर आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो 22 तारीख को सारे फोर्सेस जो श्रीनगर में क्यों लगे,
और पुलवामा में एक भी पुलिस नहीं दिखाई दिया, क्या कारण था? ये लैप्सेस ऑफ द गवर्नमेंट था, ये लैप्सेस ऑफ द गवर्नमेंट था, क्यों था? इसकी भी एक जांच होनी चाहिए, इस पर एक माने ये इन्वेस्टिगेशन कमेटी बननी चाहिए केंद्र सरकार की। तो ये वहां पर केंद्र सरकार का जो है वहां पर सारे महकमा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सारे पुलिस तो वहीं के हैं, उनके हाथों में है। तो लैप्सेस कहां से हुई? ये जो 27 लोग मारे गए, क्यों मारे गए? 4 आदमी मार के चला जाता है, आपका आईबी क्या कर रहा है? आपके आईबी के पास कोई सूचना नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए। बहुत अहम सवाल आपने उठाया। वरुण जी कितना सहमत जी है आप जाम साहब की बात से? नहीं, मैं पूर्णतः सहमत हूँ, जी क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इतनी भूल कैसे हो जाती है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्या काम कर रही हैं? जो लोग वहां पर थे, एकदम उनके साथ घटना घटती है। क्या इसकी सूचना, जैसे कि पूर्व गवर्नर सतपाल जी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। ये सभी लोग जानते हैं कि अगर वहां पर पहले ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होती तो इस घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। श्रीनगर में मैं गया हूँ अनिल सर, वहां हर 100 मीटर पे एक जो है विद आर्म्स के एक मिलिट्री मैन पूरे रोड्स पर तैनात है। और मैं आगे भी गया हूँ, पुंछ राजौरा तक भी गया हूँ, वहां भी एक थोड़े थोड़े इंटरवल पर फोर्सेस यस के लोग तैयार है। लेकिन वहां नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल, अनसुलझा सवाल रहेगा जब तक इसकी पूरी इंक्वायरी नहीं हो जाएगी। क्या क्या इसमें नीचे के स्तर पे कहीं गड़बड़ है, या इसे आप ऊपर के स्तर पे कहीं पॉलिसी को लेकर के कहीं गड़बड़ मानते हैं अनिल सर? बड़ा ही डिफरेंट है। लेकिन मेरे मत हैं। एक मत मेरा ये है कि क्या भारत में हम कोई भी फेस्टिवल बनाएंगे, हम कोई भी सोशल गैदरिंग करेंगे, हम कोई भी बड़ा प्रोग्राम करेंगे, तो वहां क्या पुलिस या पैरामिलिट्री की इतनी बड़ी संख्या का उपस्थित रहना जरूरी है? पहला क्वेश्चन। अगर ये तो सर इतनी आपके ज्यादा ऑब्जर्वेशन पर है ना, ये तो नहीं, फोर्स पुलिस की ऑब्जर्वेशन नहीं, है कि यहाँ वहाँ पर, क्या हो सकता यहाँ है। ये अनिल तो जी, इंटेलिजेंस यहाँ है, राकेश जी, नहीं नहीं, ये तो आपका राकेश जी, इंटेलिजेंस है। राकेश जी, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा। अनिल जी ने कहा कि कहाँ, जहां पर कहीं सोशल गैदरिंग हो और वहां पर क्या जरूरी है कि पुलिस की जो है वहां पर जो है मौजूदगी जो है जरूरी है। सवाल ये होता है कि ये नॉर्मल स्टेट नहीं है कश्मीर, आपका एब नहीं नहीं, नॉर्मल स्टेट है। और मेरा वहां पर ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं, बिल्कुल ठीक आप जी। अनिल जी एक मेरा मिनट, मेरा एक थोड़ा मिनट। मेरा एक ही सेंटेंस, मिनट बचा मेरी जी। बात पूरी होने दीजिएगा। मैं जी मैं जो कुछ कहना चाह रहा था, मेरी पूरी बात सुनिए। मैं दो चीज कहना चाह रहा था जी कि मैं जैसे गुजरात का एग्जांपल आपको देता हूँ। गुजरात में जब रथ यात्रा निकलती है, या इसके अलावा भी बहुत से फंक्शन रिलीजियस या दूसरे होते रहते हैं, तो मैं एज ए पुलिस ऑफिसर कई बार सोचता था, एज ए सोशल पर्सन भी सोचता था कि अगर इतनी ज्यादा पुलिस यहाँ हाजिर रहेगी तो इस सोशल फंक्शन का क्या मतलब है? ये मेरी पर्सनल सोच थी। हाँ, मैं सोचता हूँ इसका मतलब ये भी निकलता है कि अगर हमारी बॉन्डिंग पब्लिक में, हमारा नेटवर्क, इंटेलिजेंस नेटवर्क और सोशल रिलेशन अगर मजबूत हो, तो कम फोर्स से भी काम चल जाता है। नंबर वन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। दूसरा दूसरा जो मैंने कहा, मैंने खुद ही कहा अपनी मेरे टर्म में कि जो यहाँ कश्मीर में पहलगाम में जो हुआ वो तो चूक, मैंने माना ही है कि चूक है। क्योंकि पुलिस में हर जगह हमारी एक स्कीम, बंदोबस्त स्कीम रहती है, और हमारे पास ये शेड्यूल भी रहता है कि कौन कौन सी जगह पब्लिक की आवाज गजही रहती है। तो वो तो मैं कहता ही हूँ कि वहाँ भूल हुई है, और पुलिस को रहना चाहिए, क्योंकि राइट कश्मीर सर, एक राइट सर। अलग माहौल है, और वो पहले से ही अनकंट्रोल है। वेल मैं एक्सप्लेन दोनों सर, चीजें वेल अभी, एक्सप्लेन। लेकिन थोड़ा टाइम की मेरी दिक्कत हो गई है, टाइम बिल्कुल नहीं रहा है। और मैं सभी पैनलिस्ट जो भी आज मेरे मेहमान आए हैं, विशेष आग्रह पे अपना इतना कीमती आपने समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और स्पेशल धन्यवाद वरुण का करता हूं। वरुण ने थैंक यू। न केवल आप लोगों के नंबर्स मुझे मुहैया कराए, आपसे कांटेक्ट कराया, मैं स्पेशल थैंक्स करता हूं तेज सिंह वरुण जी का। और खान साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अनिल जी आपने तो बिल्कुल एनालिसिस ऐसा किया है कि
मुझे लगता है आपको दोबारा डीजीपी बना करके कहीं भेजना पड़ेगा ताकि कुछ अमन चैन हो सके। लता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक सागर यू, साहब, आप थैंक तो यू। थैंक यू। बिल्कुल फैमिली मेंबर है हमारे, तो मैं धन्यवाद तो क्या करूं, लेकिन आपका मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं। और ये बहुत अहम मुद्दा है और इस पे भारतीय बहुत अपने अपने ढंग से सोच